मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है और आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज आखिरकार हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत आज जो पवित्र दिन है, श्री जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का आज के तिथि में जन्म हुआ है और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जन्माष्टमी हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं और लोग के साथ साथ हर समाज के लोग कृष्ण पर्व को, कृष्ण जी के जन्म दिन को हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं। उसी संदर्भ में इस सीतामढ़ी और शिवहर दो जिला को नेतृत्व कर रही है रेखा कुमारी। उनके पतिदेव यहाँ मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं। ये उनके पतिदेव खुद को चाइल्ड रोग विशेषज्ञ हैं, यह एक समाज सेवक भी हैं और सामाजिक कार्य ऑलरेडी डॉक्टर बनकर के कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने इनको जो मार्ग दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में इससे भी बेटर ये काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं। तो हम अपने ऑडियंस से कहना चाह रहे हैं, जो आज इनकी सारी बातें इनके मुखारबिंद से होगी, तो मैं इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन इनसे ही दिलवा रहा हूं। आप सुनिए गंभीरता पूर्वक। ये जो बोलेंगे इनकी बात को ग्राउंड लेवल पर उतारना है। सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। JKY के आवाज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। मैं डॉक्टर मनोज, पेशे से शिशु रोग चिकित्सक और पिछले 18 वर्षों से सीतामढ़ी को अपनी सेवा दे रहा हूँ। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान वासियों को? पूरे सीतामढ़ी शिवहर जिला वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों और पूरे भारतवासियों को आज के इस पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी के अवसर पे हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और ढेरों सारी बधाई देना चाहते हैं और सभी लोगों से आशा उम्मीद रखते हैं कि इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाइए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सभी लोगों को नमन करना चाहिए। सर, आपके जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके बारे में क्षेत्र में काफी विरोध हो रहा है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गंभीरता पूर्वक बताइए। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ही ऐसे नेता हैं जो पिछले 18-19 वर्षों से बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। विरोध तो विरोधियों का काम है विरोध करना, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात का कभी ख्याल नहीं रखते हैं कि कौन विरोध कर रहा है और कौन सपोर्ट कर रहा है। वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे अग्रिम श्रेणी में रहेगा और भारतवर्ष में बिहार का नाम कैसे रोशन होगा, यही उनका सोच है। और सारे बिहारवासी को अपना परिवार मानते हैं और परिवार का विकास कैसे होगा इसमें दिन रात लगे रहते हैं। सर, बिहार के लोग खास करके तो कह ही रहे हैं और इस देश के प्रधानमंत्री भी आड़े हाथे नीतीश कुमार जी को ले चुके हैं। वो कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं इन्होंने किया है। अरे प्यारे हिंदुस्तान वासियों, माँ बहनों, ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो कुछ नहीं किया है। आपका क्या कहना है? क्या क्या काम किए हैं नीतीश कुमार जी? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, आप बिहार को जब से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब सत्ता संभाले, तो आप देखिए कि जिस स्थिति में बिहार उनको मिला और आज बिहार किस परिस्थिति में, किस स्थिति में है, ये मुझे लगता है कि भारतवासी नहीं, विश्व के कई देशों को भी इस बात का एहसास हुआ है और उन लोगों को लगा है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो शासन चल रहा है बिहार में, इससे बढ़िया विकास पूरे भारत में किसी भी राज्य का नहीं हुआ है। आप उलट के देख लीजिए, चाहे रोड के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, विधि व्यवस्था के मामले में हो, हर एक दृष्टिकोण से बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ है। और मैं ये फिर गर्व के साथ कहता हूँ कि जो लोग बिहारी कहने पे अपने आप को शर्म महसूस करते थे, आज पूरे भारत में बिहारी कहने पे अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। यह यदि किसी का देन है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैं बिहार के विभिन्न जगहों पर गया हूँ। उसी कड़ी में इस राज्य की राजधानी में जब हम पहुँचे तो पटना का जो दीघा पुल है उसका नज़ारा ही हम देखें तो कुछ और देखें। लेकिन एक बीजेपी के नेता हमको उसी दिन, उसी समय, उसी जगह पर जब मुलाकात हुए तो उनका कहना था नीतीश कुमार नहीं, प्रधानमंत्री का देन है। आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो मेरीन ड्राइव बना है, आप जाइएगा तो जो 7, 8, 10, 12 किलोमीटर की लंबी दूरी है, और शाम के मौसम में जब आप वहां से गुजरिएगा तो निश्चित रूप से पटना में रह के आपको मुंबई का याद आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, आप पटना नहीं मुंबई में है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नहीं, पटना को भी, जो भारतवर्ष में मुख्य शहरें हैं, भारतवर्ष में सबसे विकसित शहर जितने भी हैं, उस विकसित शहर में पटना को लाके भी खड़ा करना है। इसी वजह से उन्होंने, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में था मेरीन ड्राइव, मेट्रो, ये सब इत्यादि सुविधाएं पटना वासियों को मिल रही हैं। फ्लाईओवर से पार्ट दिया उन्होंने पटना को, कहीं ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन और मुख्यमंत्री जी का देन है। प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास हुआ है, सब लोगों को दिख रहा है। हम तो उनसे पूछे, बीजेपी के जो एक नेता हमको जो मिले, तो उनसे मैंने पूछा कि जो अगर नरेंद्र मोदी जी का ये देन है तो उद्घाटन नीतीश कुमार कैसे किए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहे जो दान में दे दिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई किसी को दान में नहीं देता है। यह भारतवर्ष है और भारतवर्ष में सबको अपना हक मिलता है और हक मिलना भी चाहिए। किसी की हकमारी होती है तो यह गलत है। और दान क्या होता है? आप जिस पद पे, जिसको भी जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना है, तो आप दान क्या कर रहे हैं? जनता के दान से, जनता द्वारा दिए गए वोट से आप किसी पद पे जाते हैं, तो दान किस बात की हुई? मुझे नहीं लगता कि दान का कोई सवाल है। तो आप ये मान रहे हैं ना, जो दीघा जो पुल जो बना है नीतीश कुमार का देन है, कि नहीं मान रहे हैं क्योंकि पब्लिक आपका नहीं मान रही है? आपका क्या कहना है? अरे, उद्घाटनकर्ता का नाम तो देखिए उसमें महाशय। यदि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट होता तो निश्चित रूप से केंद्रीय लोग उसका उद्घाटन करते। निश्चित रूप से वो बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। इसी से दिखता है सब बिहार का प्रोजेक्ट है और बिहार के पैसे से बना है। बिहार के पैसे से बना है? निश्चित बना है बिहार के पैसे से। तो इस संदर्भ में जो है, आप खुद को तो प्रतिनिधि हैं, अगला लक्ष्य आपका क्या है? मेरा, हम 2001 से डॉक्टरी पेशा में हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस अपने पेशे के माध्यम से अपने समाज का, अपने जिला का सेवा करना, और बाकी जो समाज सेवा के माध्यम से और अन्य लोगों का भी सेवा हो जाता है, वो जितना हमसे बन पड़ता है करते हैं। सर, हमारा ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहा है क्योंकि समाज अभी भी हमारा इतना पीछे गिरा हुआ है। जैसे कि आप एक चाइल्ड रोग विशेषज्ञ बन चुके हैं, लेकिन हमारा समाज के युवा चाहता है कि जो मैं भी चाइल्ड रोग विशेषज्ञ बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाते। वो कैसे बनेंगे, प्रमुखता से आप बताइए। देखिए, डॉक्टरों की बहुत कमी है अभी भी भारत में। जब पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो है तो अन्य जो WHO का गाइडलाइन है और अन्य देशों से बहुत कम है। खासकर बिहार में और भी दिक्कत है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खुले ताकि डॉक्टरों की संख्या बढ़े। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने में खर्च भी बहुत है। और हम तो चाहते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, शिशु रोग बनने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी से इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, मिनिमम 50% नंबर लाना पड़ेगा, फिर नीट की तैयारी करनी होगी, नीट क्वालिफाई करना होगा, फिर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, MBBS करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, और उसके बाद फिर आपको पीडियाट्रिक्स में, शिशु रोग में PG करना पड़ेगा, और उसके बाद आप शिशु रोग के रूप में स्थापित कर सकते हैं अपने आप को। एक यानी इंस्पेक्टर से जब हमारी बात हो रही थी, यानी बिहार पुलिस में जो इंस्पेक्टर है उनसे बात हो रही थी, उनको अपना बेटा का डॉक्टर बनाना है। उनका, हमने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी क्या है, तो कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपया के आसपास मिलता है, कमी बेसी 1 लाख मिलता है। अब 1 लाख रुपया कमाने वाले भी व्यक्ति कह रहे हैं कि जो मैं अपने बेटा को डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने में असमर्थ हूँ, मुझे लोन लेने की जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा रुपया कितना खर्चा हो रहा है, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। क्या इस पर सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मुझे लगता है कि चूंकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, कॉलेज चलाने में खर्च है, तो निश्चित रूप से फीस तो महंगा होगा। लेकिन वह भी निगरानी समिति द्वारा देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेट फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा कोई कॉलेज फीस नहीं ले सकता है। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई चूंकि महंगी है तो निश्चित रूप से महंगा होगा। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, अपने मेहनत के बूते नीट क्वालिफाई करके, नीट कम्प्लीट करके आते हैं, तो उनकी पढ़ाई मुझे लगता है कि 10,000 रुपए के अंदर प्रत्येक वर्ष में हो जाती है, हॉस्टल से लेकर और पढ़ाई लिखाई सब। यानी आपका कहना है कुल मिलाकर के चाइल्ड रोग विशेषज्ञ बनने के साथ साथ यानी जनरल फिजिशियन भी बनने के लिए जिसके पास ज्ञान होगा, जो नेट क्वालिफाइड करेगा, नीट बोल रहे हैं या नेट? नीट, NEET नीट बोल रहे हैं। जो व्यक्ति नीट क्वालिफाइड कर जाएगा वो आसानी से 10,000 रुपये पर, हमारे ऑडियंस और हमारी आवाज जो भी लोग सुन रहे हैं,
आप क्योंकि एक सक्सेस व्यक्ति अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, इनकी बात को आपको फॉलो करने की जरूरत है। आपका कहना है जो करोड़ों रुपया लगता है, एक सक्सेस व्यक्ति कह रहे हैं कि जो नीट क्वालिफाइड करिए और 10,000 रुपया में साल भर पढ़िए, तो गंभीरता से सुनिए, ये और कुछ बताने जा रहे हैं, उसके आगे क्या करना होगा सर? नहीं, कहे तो कि यदि आप नीट में अच्छा मार्क्स ले आते हैं और टॉप 50,000 रैंक में आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। और ऑलमोस्ट हम तो समझते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में यदि 10,000, 12,000, 8,000, 9,000 में आप पढ़ते हैं तो मुफ्त है, क्योंकि खाना, रहना, पढ़ाई सारा कुछ मिलता है सरकार की तरफ से। इससे बड़ा सरकार का क्या सहयोग हो सकता है? लेकिन उसके लिए तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और जो 20 से 25 लाख विद्यार्थी नीट का परीक्षा देते हैं, उसमें से आपको टॉप 50,000 रैंक में आना चाहिए। सर, प्राइवेट तो सरकारी की बात आप बताए हैं, अब प्राइवेट में जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं, उस पर आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी तक बात जो है जाना चाहिए, केंद्र सरकार तक बात जाना चाहिए, क्योंकि आज एक डॉक्टर के साथ साथ आप जनप्रतिनिधि भी है। तो मैं क्या उम्मीद करूं, मेरा समाज क्या उम्मीद करे, हमारा ऑडियंस या आपके क्षेत्रवासी ही नहीं, बिहारवासी, देशवासी क्या उम्मीद करे, जो आपसे कुछ संभव है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान में लेकर पिछली बार घोषणा की थी कि नीट का जो प्राइवेट कॉलेज का जितना भी सीट है वो टॉप स्कोरर के लिए, अर्थात जो लोग वंचित रह जाते हैं सरकारी कॉलेज पाने से, लेकिन उनका भी मार्क्स 550, 600, 650 के आसपास रहता है, लेकिन सरकारी कॉलेज किसी वजह से नहीं मिल पाता है, पहले सीट फुल हो जाता है, तो बाकी टॉप स्कोरर के लिए भी 50% सीट उन्होंने आरक्षित करने की बात कही है कि उस प्राइवेट कॉलेज में से 50% सीट और भी जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनको कम पैसे में उनको मिलेगा। और मुझे लगता है कि मीडियम परिवार, गरीब परिवार के लोग भी पढ़ सकेंगे मेडिकल की पढ़ाई। सर, थोड़ा सा हमारा ऑडियंस जानना चाह रहा है, क्योंकि आपको जो ये पद मिला है, जिस पद पर अभी आप कार्यरत हैं एज ए डॉक्टर का जो पद होता है बहुत ही गरिमामय पद होता है। इस पद पर आने के लिए हर कोई लालायित रहता है, लेकिन हर किसी को यहाँ तक आना असंभव है। लेकिन हमारा ग्राउंड लेवल के लोग, हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा देश जानना चाह रहा है आपकी सफलता का राज। आपने इस पद को कैसे पाया? अपनी पढ़ाई से लेकर के पूरी जीवनी आप अपना बताइए हमारे ऑडियंस को, ताकि आपके बताई हुई बातों पर हमारा समाज पहल करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपसे निकली हुई, आपके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी हमारे समाज के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित कर दे। तो प्रमुखता से सर थोड़ा सा बताइए, अपना शिक्षा से संबंधित पूरी बातें बताइए और कैसे मिला ये चीज। देखिए, हमारा जो शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल अर्थात क्लास 10 तक केंद्रीय विद्यालय जवाहरनगर सुतिहारा से हुआ। उसके बाद हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई आरके कॉलेज मधुबनी से किए। 1 मिनट सर रोकना हम चाहेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय सुतिहारा की बात की है, वहाँ पर आप अपना एडमिशन किस क्लास में लिए? वहाँ क्लास 5 में हम एडमिशन लिए। 5 से पहले कहाँ थे? 5 से पहले हम बाल विकास विद्यालय और अपने गांव के स्कूलों में शिक्षा दीक्षा लिए, फिर बाल विकास विद्यालय में थोड़ा सा पढ़े, और फिर जब हम क्लास 5 कर गए थे वैकेंसी निकला और सुतिहारा सेंट्रल स्कूल में इंटरव्यू के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से हमने 10वीं की परीक्षा पास की, क्लास 10 वहाँ से किया। फिर आरके कॉलेज मधुबनी से हमने इंटरमीडिएट किया और फिर इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट भी थोड़ा सा बताते चलिए। सब्जेक्ट हमारा निश्चित रूप से, हम डॉक्टर हैं तो बायोलॉजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स भी था हमारा। एक ऑप्शन था कि आप एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स ले सकते हैं, तो हमने सोचा था कि जीवन कहाँ क्या मोड़ ले लेगी, तो हमने मैथमेटिक्स भी रखा था एक्स्ट्रा में। और उसके बाद हम 2 वर्षों तक कोशिश किए, लेकिन हमारा इंडिया के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं हो सका। तो फिर हम विदेश में, अर्थात जो अभी वर्तमान का रशिया है और उसमें USSR हुआ करता था, तो रशिया में मॉस्को से हमारी शिक्षा दीक्षा मेडिकल की हुई। और वहाँ से आने के बाद हमने दिल्ली सरकार में कुछ दिन काम किया और फिर बिहार सरकार में कुछ दिन काम किया और सीतामढ़ी में सेवा दे रहे हैं। सर क्या आप जब पढ़ रहे थे, जैसे 4था 5वां मैट्रिकुलेशन किए, तो डॉक्टर बनने की लालसा आपके अंदर इच्छा शक्ति किस क्लास में जब आए तो आपको डॉक्टर बनने की पूरी लालसा हो गई कि जो मैं डॉक्टर बन करके समाज की सेवा करूंगा? देखिए, जब क्लास 5 में हम थे, सेंट्रल स्कूल सुतिहारा जब हम गए,
तो मेरे मन में एक भाव जगा और मुझे लगता था जहाँ भी हम जाते थे तो एक डॉक्टर ऐसा समाज था जहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रतिष्ठा मिलती थी और पूरा समाज एक अच्छी निगाहों से, प्रतिष्ठित नज़रों से देखता था। तो मुझे भी लगा क्यों नहीं, और यह एक ऐसा विभाग है जहाँ सीधे मानव सेवा करने का मौका मिलता है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं भी बड़ा बन के डॉक्टर बनूं ताकि समाज सेवा करने का मौका मिले। उसी समय से मेरे दिमाग में था, क्लास 5 से। क्लास 5 में आए, डॉक्टर बनने की लालसा जग गई। जैसा कि मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है, आप तो एक अमीर फैमिली से है, गरीब का बच्चा डॉक्टर बन ही नहीं सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अमीर गरीब की बात नहीं, एक तो लालसा थी और उसके लिए हमने मेहनत किया और माँ पिताजी का भी बहुत सहयोग रहा, जिस वजह से हम आज इस जगह पे हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। इस सफलता का यानी श्रेय किनको देते हैं? हम अपने जीवन में जहाँ भी जिस ऊंचाई पे पढ़े हैं और जिस ऊंचाई पे पहुँचे हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, सबके सफलता के पीछे हम अपने आदरणीय परम पिता श्री राम इकबाल भगत जी को और भगवान को मानते हैं। ईश्वर की कृपा और माँ पिता के आशीर्वाद और महिमा से यहाँ तक पहुँचे। पढ़ाई के दौरान आपको कौन सी ऐसी समस्याएं को जो है फेस करना पड़ा? मेरे जीवन में कभी ईश्वर की कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, कभी कोई समस्या हुआ ही नहीं मेरे जीवन में। इजीली हमारा सब कुछ होता गया। तो क्या उन गरीबों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे डॉक्टरी की तैयारी करें, उनको बताइए आप। देखिए, सरकार का जो भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार का भी मुफ्त शिक्षा अभियान चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी 10th क्लास के बाद भी कुछ सहयोग राशि देते हैं, 12th के बाद भी देते हैं। तो जो भी लोग इच्छुक हैं कि नहीं हम डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ें, सबसे पहले तो साइंस से इंटरमीडिएट करिए और जो नीट क्वालिफाई करिए। और नीट के लिए आप जानते हैं कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम सभी लोगों से, गरीब अमीर की बात नहीं है, जो सिलेबस है CBSE का अच्छे से पढ़िए और 12th के सिलेबस, 11th के सिलेबस से ही 100% क्वेश्चन आता है नीट का, क्वालिफाई करिए। और सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामना है कि डॉक्टर बनिए और समाज का सेवा करिए। ये हमारा जो समाज है अभी काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा सरकार, जिस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं, यानी आपकी सरकार हमेशा शोषित वंचित लोगों की मुद्दा उठाते आ रहे हैं। मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है तो आज भी अनुसूचित जाति के लोग, महादलित के लोग, यानी अति पिछड़ा के लोग या पिछड़ा वर्ग में तो सबको नहीं मानेंगे, यानी इस तरह के दबे कुचले अल्पसंख्यक लोग आज भी दबा हुआ है, उसकी उत्थान कैसे होगी? देखिए, सरकार प्रतिदिन, आपको पहले भी बोले कि सरकार लगी हुई है और सरकार का एक ही काम है कि पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को मुख्य धारा में लाना, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। सरकार का एक ही ध्यान है, एक ही ध्येय है कि सभी लोग कैसे मुख्य धारा में आए और सभी लोगों के जीवन की स्थिति कैसे सुधरे, सभी लोगों का जीवन कैसे बढ़िया हो और सभी लोग कैसे शिक्षित हों, सभी लोगों को कैसे रोजगार मिले। सरकार निश्चित रूप से जितना सरकार के अंदर क्षमता है, पूरी क्षमता से सरकार काम कर रही है कि सर्वांगीण विकास बिहार के सभी लोगों का हो। जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। इन्होंने अपनी जीवन की सारी कहानी को बताए हैं। इनका एक कहना था कि जो हमारे जीवन में कभी कुछ दुख नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा से बीतता गया। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कह रहे हैं जो जिस गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, सिर्फ उनके अंदर जज्बा हो पढ़ने का, सिर्फ उनके अंदर यानी काबिलियत हो हर कुछ कर गुजरने का, तो आप भी बन सकते हैं डॉक्टर। इनके एक सफल डॉक्टर अपनी मुखारबिंद से निकली हुई बात को जो है बताए हैं। इनके बात को फॉलो करिए। बार बार इस शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, बार बार इंटर मैट्रिकुलेशन के बाद ही पूरा फोकस कर रहे हैं जो नीट क्वालिफाइड आखिरकार क्या है, इस पर जो है सर थोड़ा सा हमारा ग्राउंड लेवल के लोग जानना चाह रहा है, क्योंकि समाज आज भी इतना पिछड़ा हुआ है जो नहीं सब कुछ जान रहा है। थोड़ा सा नीट के बारे में आप प्रमुखता से बताइए। नहीं, गरीबी है भारत में, पिछड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, गूगल है, तो सभी लोग सर्च करके, जो लोग सबसे पहले तो हम सभी माता पिता से आग्रह और अनुरोध करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप समाज के मुख्य धारा में आए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी समाज के मुख्य धारा में आए, तो सबसे पहले तो डे 1 से जब बच्चा 5 वर्षों का होता है तो बिहार सरकार के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में आप सक्षम नहीं है तो सरकारी स्कूल में जाइए, शिक्षा ग्रहण करिए और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं ऑलमोस्ट सारी शिक्षाएं बिहार सरकार
के द्वारा मुफ्त दी जा रही हैं, चाहे इंजीनियरिंग का शिक्षा हो, मेडिकल का शिक्षा हो और अन्य सारी शिक्षाएं हैं। कॉलेज में पीजी तक की पढ़ाई ऑलमोस्ट मुफ्त है और क्लास 10th और 12th तो है ही मुफ्त। तो सभी लोगों से आग्रह अनुरोध है कि अपने बच्चे को आप सबसे पहला ध्यान रखिए कि कैसे शिक्षित हो। यदि वो शिक्षित होगा तो आपको धन जमा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप अपना देख रेख कर लेगा और उसका जीवन हाई क्वालिटी हो जाएगा। सर लेकिन आप तो बता दिए, आप सरकार में भी है, डॉक्टर भी है और 2 जिला को नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो आप तो अपना मुखारबिंद से बता दिए। लेकिन मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रहा है जो बिहार सरकार के विद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं कंप्लीट करता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करता है। आप देखिए तो सही, आखिर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार का है, पहले भी बोले किसी भी प्राइवेट लोगों की इतनी हस्ती नहीं है जितना बड़ा नेटवर्क बिहार सरकार का है। स्कूल, कॉलेज, मिडिल स्कूल, अपर स्कूल, प्राइमरी स्कूल जितना भी है, ये किसी की हैसियत और औकात की बात नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बिहार में खड़ा कर लेगा। और जितनी संख्या में शिक्षक की नियोजित शिक्षक हैं, या कॉलेज हो, स्कूल हो, जहाँ भी हैं, सब जगह मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब शिक्षा मुफ्त मिल रहा है और बिहार सरकार का उसमें योगदान रहता है 100%। ये मुफ्त शिक्षा बिहार सरकार का अभियान है। तो ये निश्चित रूप से जो भी लोग पढ़ के बनते हैं, IAS, IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? निश्चित रूप से बिहार सरकार के स्कूल से। और हम बार बार जोर देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए लगे हुए हैं, जो कुछ त्रुटियां हैं उसको भी ठीक करने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सभी लोगों से आग्रह है कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजिए और दबाव बनाइए कि नहीं, शिक्षक समय से आए और पढ़ाई की गुणवत्ता सरकारी स्कूल में भी हो। ये आपका भी धर्म और फर्ज बनता है। अभी के पाठक जी बिहार में तहलका मचा करके रख दिए हुए हैं। जितने शिक्षक हैं आपके, आप सरकार में, इसके लिए आपसे सवाल करना मेरा जो है कर्तव्य बनता है। जितने शिक्षक हैं सब के पाठक जी को गरिया रहे हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन शिक्षकों को? नहीं, देखिए सर गाली दे रहे हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है, ये हकीकत बात मैं बता रहा हूँ। के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो मुहिम छेड़े हैं, सिर्फ जो टीचर लोग हैं अपना समय सारणी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं तो 1000 गाली दे रहा है। लेकिन उन शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो एक नेता हैं, आप भी तो 2 जिला को नेतृत्व कर रहे हैं, आप बताइए प्रमुखता से उन शिक्षकों को बताइए। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी कहना चाहते हैं कि शिक्षक, चूंकि सरकार वेतन देती है शिक्षकों को, तो उनका धर्म और फर्ज भी बनता है कि समय से विद्यालय जाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। साथ साथ जो अभिभावक हैं बच्चे के, उनका भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि समय से स्कूल भेजें और शिक्षक पर निगरानी रखें कि समय से शिक्षक आए। या अकेले के पाठक के बस की बात नहीं है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक गार्जियन जागरूक नहीं होंगे, तब तक ऐसा सुधार नहीं आ सकता है। तो प्रत्येक गार्जियन, प्रत्येक अभिभावक का यह फर्ज और धर्म बनता है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजिए और स्कूल में क्या पढ़ाई होती है उसका संज्ञान लीजिए, ताकि समय से शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं, समय सारणी से पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ढंग से पढ़िए, परीक्षा दीजिए और आगे बढ़िए। मैं बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप के पाठक जी जो अपनी यानी जो बातें जो आप तक जो पहुंचा रहे हैं, उनकी बातों को जो फॉलो कर रहे हैं, तो मेहनत करिए, बिहार के बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए। बिहार के बच्चा शिक्षित होगा, उसके बाद हमारा समाज बदलेगा, उसके बाद हमारा बिहार बदलेगा, उसके बाद हमारा देश बदलेगा। काम करने से पीछा मत हटिए। तो ये मेरा आप सभी से अपील है। जिन बातों को डॉक्टर साहब भी अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं, बहुत बात कहने से कतरिया रहे हैं, मैं चाह रहा हूं सर फिर से जो लास्ट संदेश उनको दे दीजिए। और हम जो है सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के श्रोताओं सहित पूरे देशवासियों ही नहीं, आपके जो क्षेत्रवासी सहित देशवासियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो लास्ट संदेश, और वो सारे लोग आपकी लास्ट संदेश के जिज्ञासु हैं, आप लास्ट संदेश क्या व्यक्त करना चाहेंगे? एक बार फिर हम आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि 2 दिन पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, तो एक बार फिर बीते हुए शिक्षक दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं, जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों से बहुत आशा और उम्मीद के साथ देखना चाहते हैं आप लोगों की तरफ कि जो बच्चे आपके स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं, वो देश के भविष्य हैं और उनका भविष्य कैसे संवरेगा, कैसे वो शिक्षित होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी और कैसे वो देश
को आगे बढ़ाने में उन बच्चों का सहयोग रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से नम्र निवेदन, प्रार्थना और विनती है कि जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं वह भी इस पर कृपया ध्यान दें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा, ताकि बिहारी आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिए, सर्च मारिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए और न्यूज को लाइक करते हुए आगे की ओर शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली बातों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।